सर, आपने अपने एक व्याख्यान में, विद्या भवन में दिए व्याख्यान में किताबों की संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया था। तो हम जरा इसको खोल के समझना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसके आशय को थोड़ा सा आप खोल के बताएं। इसके अर्थ काफ़ी व्यापक हैं और आपको उसमें एक सामाजिक वातावरण को भी शामिल करना होगा। स्कूल कैसे चलते हैं, स्कूल कितना स्थान देते हैं किताबों को, पढ़ने को, और बच्चों के जीवन में पढ़ने की आदत कितना स्थान पा सकी है। ये सभी सवाल किताबों की संस्कृति में शामिल हैं। यानी सार्वजनिक पुस्तकालयों से लेकर के स्कूल के भीतर किताबें पढ़ने पर, शिक्षा पद्धति में पढ़ने के मूल्य पर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो ये सारी चीज़ें उस संस्कृति का निर्माण करती हैं जिसमें फिर अलग से कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती कि पढ़ना एक अच्छी आदत है। जैसे हमारे यहाँ आजकल आप सुनते हैं कि हर संस्था, कई गैर सरकारी संस्थाएं एक मुहिम की तरह इसको आगे बढ़ा रही हैं कि स्कूल में पढ़ने की संस्कृति नहीं है और कोशिश कर रही हैं कि किताबें फिर से लौटें स्कूलों में, या कि अध्यापक खुद पढ़ने के मामले में एक आदर्श पेश कर सकें। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि हम एक ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं जिसमें पढ़ने की संस्कृति नहीं है। और राष्ट्रीय स्तर पे भी आप देखते हैं कि हर साल जब विश्व पुस्तक मेला लगता है दिल्ली में, तो ये इस तरह की बात की जाती है कि क्या वजह है कि साक्षरता इतनी बढ़ी है, शिक्षा इतनी फैली है, इसके बावजूद किताबों की बिक्री के मामले में हमारा देश दुनिया के और देशों से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े लेखक भी, जैसे हिंदी में ही लें जो एक बड़ी भाषा है, उसमें भी अगर कोई लेखक 2-3 हज़ार प्रतियाँ बिक जाता है तो मानी जाती है कि बहुत सफल चीज़ हो गई। बहुत जो हमारे नामी से नामी लेखक भी हैं, उनकी पुस्तकें भी 15-20 हज़ार पार करते करते क्लासिक मान ली जाती हैं। जब हम दूसरे देशों के बारे में सुनते हैं कि अंग्रेज़ी की फलां किताब वो है 1 लाख पार कर गई, या कोई किताब 5 लाख पार कर गई, तो हम लोग हिंदी में बड़े हैरान होते हैं। तो वो भी इसी संस्कृति का एक हिस्सा है। बच्चों के लिए आप पुस्तकालय की ज़रूरत को किस तरह से समझते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा इतिहास भी हमें सोचना होगा कि आज जो बच्चे हैं उनको कौन पढ़ा रहा है। तो आप पाएंगे कि उनको पढ़ाने वाला अध्यापक जिस दौर में गुज़रा है, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं से या कॉलेज से पढ़ा है, उसके बाद बीएड से पढ़ा है, वो एक ऐसा दौर है, यानी कि पिछले 25-30 साल का दौर, जिसमें पुस्तकें पढ़ना, इन चीज़ों का महत्व घटता सा गया है। आज बहुत से कॉलेज हैं देश में जिनमें अब पुस्तकालय ही नहीं है, और शिक्षक अगर ऐसे कॉलेज से बीए तक या बीएससी तक पढ़ा है तो आप सोच सकते हैं कि उसने स्वयं पढ़ने की संस्कृति से सीधे सीधे कोई साक्षात्कार नहीं किया अपने जीवन में। बीएड कॉलेजों की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं कि ऐसे अध्यापक जिनका खुद किताब से या सामान्य तौर पर किताब पढ़ने से बहुत वास्ता नहीं रहा, वो हमारे बच्चों के सामने कोई ऐसी नज़ीर नहीं रख सकते हैं कि बच्चों को लगे कि हाँ सर इस समय पढ़ रहे हैं, अभी हम उनको डिस्टर्ब ना करें, या वो पढ़ते हुए स्कूल में दिखें या घर पे पढ़ते हुए दिखें। ये स्थिति आज नहीं है। तो जब आप बच्चों की बात करते हैं तो उसका एक बड़ा आशय ये होता है कि क्या हम बच्चों को आज एक ऐसे परिवेश में रख पा रहे हैं जिस परिवेश में पढ़ना एक सामान्य चीज़ माना जाता है, या जिस परिवेश में किताबें लोग इसलिए पढ़ते हैं कि उनको पढ़ना अच्छा लगता है, किसी खास उद्देश्य के लिए नहीं कि हमने परीक्षा के लिए 2 किताबें पढ़ ली। तो ये बच्चों से आशय आज एक ऐसी पीढ़ी से है जिसके सामने निश्चित रूप से किताबें, पुस्तकालय, इन चीज़ों का
कोई एक अच्छा उदाहरण नहीं है, कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्र में एक तरह का वीराना है पुस्तकालय के नाम पर या किताबों के नाम पर। और दूसरी तरफ जिसको आप कहते हैं पढ़ाई, उसका बोलबाला है। ये अभी हाल में मैंने एक किताब लिखी है, पढ़ना ज़रा सोचना, तो उसमें मैंने पढ़ना और पढ़ाई का अंतर समझाने की कोशिश की है कि पढ़ाई का दबाव इतना ज़्यादा है और पढ़ना लगभग गायब हो गया है। पढ़ाई से आशय है किसी ख़ास उद्देश्य के लिए पढ़ना, और वो ख़ास उद्देश्य अब आप जानते ही हैं कि या तो परीक्षा है और या फिर ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए पढ़ना, जिसके लिए तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पूरे देश में छा गई हैं। तो उस किस्म की पढ़ाई तो बहुत हो रही है और उसका एक पूरा आप कह सकते हैं कि सिलसिला भी है, उसकी पूरी परंपरा रही है। हमारी भाषा में ही जैसे ऐसे मुहावरे हैं कि मेहनत करो तो ज़रूर ज़िंदगी में कुछ बनोगे। तो अब मेहनत से क्या आशय है? शिक्षा में मेहनत का हमारे यहाँ एक ही अर्थ है कि एक ही किताब को बार बार पढ़ो और इतना पढ़ लो कि जब परीक्षा हो तो उसमें सीधे सीधे बता सको कि उस किताब में क्या लिखा था। तो ये पढ़ने से बिल्कुल अलग चीज़ है। पढ़ने का मतलब होता है कि आपको किताबों के संपर्क में रहना अच्छा लगता है, आप किताबें ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं या आपको मज़ा आता है। तो ये वो संस्कार है जो अगर बचपन में ही दिया जाए तब जीवन भर चलता है, बाद में इसको शुरू कर पाना कठिन होता है। और यही एक बड़ी चुनौती भी है शिक्षा के सामने कि ऐसे अध्यापक जो स्वयं अपने बचपन में या अपनी शिक्षा के दौरान स्थायी पाठक नहीं बन सके, आज हमारे सामने ये चुनौती है कि हम ऐसे शिक्षक को कैसे पढ़ने की संस्कृति का प्रवर्तक बना लें। हिस्सा तो एक चीज़ है, उसको प्रवर्तक बनना होगा कि वो आगे बढ़े, तब जाके वो बच्चों के सामने कोई उदाहरण पेश करेगा। तो ये सारे जुड़े हुए मसले हैं एक तरह से। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम समझना चाहें कि ऐसे बच्चे जिनको कि अपने बचपन में पुस्तकालय नहीं मिला है या किताबों का उनके साथ उनको किताबों का संसर्ग नहीं मिला, अच्छी किताबों का, तो हम उनको कैसे एक बढ़ती हुई पीढ़ी के तौर पर देखेंगे? देखिए, ये इसको एक समस्या मानना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आखिर हमारे जैसे इतने बड़े देश में तरह तरह के परिवेश हैं, तरह तरह की संदर्भ हैं जिनसे बच्चे आज स्कूल आ रहे हैं। तो एक तरफ जब हम ये कहते हैं कि भाई घर में पढ़ने लिखने का वातावरण हो तो बच्चे पर उसका ऐसा असर पड़ेगा कि उसको भी पढ़ने की इच्छा होगी। तो ये बात आप बहुत से बहुत मध्य वर्ग के एक हिस्से की कह सकते हैं, क्योंकि आज इस बात की भी गारंटी नहीं है कि मध्यम वर्गीय माता पिता अपने घर में किताबें रखते होंगे। हालांकि आज से 2 पीढ़ी पहले ये मध्यम वर्ग का एक लक्षण था कि उनके घरों में किताबें पाई जाती हैं। लेकिन जहाँ तक एक बहुत बड़ी संख्या में उन बच्चों का स्कूल में प्रवेश है जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत या उससे थोड़ा पहले काफ़ी बड़ी मुहिम के तहत शुरू हुआ, ये बहुत बड़ी एक संख्या है जिसमें बच्चे आज स्कूल आ रहे हैं, जो ऐसे घरों से हैं जहाँ माता पिता या तो सिर्फ साक्षर हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और उस तरह से वहाँ पर घरों में ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ आप कहें कि हाँ किताबें होनी चाहिए या ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए तो जाहिर है कि स्कूल ही एक रास्ता होगा कि वो किताबों की संस्कृति में प्रवेश पा सकें। पर ऐसे बच्चों का समाज में बहुत बड़ी संख्या में आज शिक्षा से गुज़रना, और शिक्षा भी अगर उसके लिए तैयार नहीं है कि वो उनको दीक्षित कर सके पढ़ने की तरफ, तो निश्चित रूप से ये एक तरह का धोखा है उनके साथ, क्योंकि वो परीक्षाओं की तैयारी तो करेंगे लेकिन वो पाठक नहीं बनेंगे, और उनमें जो एक आंतरिक ऊर्जा पढ़ने से आती है उसका विकास बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए अपने खुद के व्यवसाय में जो भी वो व्यवसाय चुनेंगे या अपने जीवन में, वो एक बड़ी पूंजी से वंचित रह जाएंगे। ये साहित्य की पूंजी है, आप इसको संस्कृति की पूंजी भी कह सकते हैं, और मोटे तौर पर ये भाषा की पूंजी है। जैसे हम और आप जो भाषा बोल रहे हैं, हम इस विषय पर ये विचार क्यों कर पा रहे हैं? इसलिए कर पा रहे हैं कि हमसे 8-10 पीढ़ी पहले से इस तरह के विमर्श का एक सिलसिला रहा है, जिसमें लोगों ने किताबें लिखी, लेख लिखे, निबंध लिखे, चर्चाएं की। तो इस तरह का एक गद्य विकसित हुआ जो लोगों को
अपनी बात रखने, एक दूसरे के तर्क सुनने, इस सब के लिए तैयार करता था। तो जिसको आप आज विचार विमर्श का माहौल कहते हैं, वो माहौल दरअसल आता तो साहित्य और साहित्य पढ़ने से ही है। धीरे धीरे उसका विकास होता है, और वो अगर बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे बच्चे हों जो उस विकास से वंचित रह जाएं, तो आपको कहना पड़ेगा कि हाँ, ये भी एक प्रकार की प्रवंचना है कि आपने उनको शिक्षित तो कर दिया, लेकिन उनको आपने साहित्य की इस बहती हुई धारा के संपर्क में आने से इस कारण रोक दिया कि आपने इतने पैसे नहीं खर्चे कि स्कूलों में किताबें हों, वो पढ़ें, पढ़ के खुश हों इत्यादि। बच्चों के लिए पुस्तकालय की परिकल्पना आपके मन में किस तरह की बनती है? किस तरह का पुस्तकालय बच्चों के लिए होना चाहिए? देखिए, परिकल्पना इसी तरह की है कि स्कूल जिस स्तर का है उस स्तर की किताबें वहाँ हों, बच्चों के लिए हों, और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के लिए भी हों। तो अगर आप बात कर रहे हैं एक प्रारंभिक स्कूल की, जहाँ कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं लगती हैं, जो कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत हर स्कूल की परिकल्पना है, तो जाहिर है कि ऐसे स्कूल में अलग अलग विषयों के अध्यापक होने चाहिए कम से कम, और उन विषयों से संबंधित जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके अलावा कई सैकड़ा और किताबें होनी चाहिए। अब उनमें विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, इस सब के अलावा सीधे सीधे साहित्य भी होना चाहिए। ऐसे स्तर पर हम उसको बाल साहित्य की संज्ञा दे सकते हैं, जिसमें ये तमाम विधाएं हैं, कहानी, कविता, जीवनी, नाटक इत्यादि। इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप उस पुस्तकालय की कल्पना कर सकते हैं। पर पुस्तकालय एक जगह भी है, एक ऐसी जगह है जहाँ बैठकर आपका पढ़ने का मन होता है, क्योंकि आपके आसपास किताबें होती हैं और लोग होते हैं जो पढ़ रहे हैं, और एक उम्मीद की जाती है कि सब लोग शांत होकर पढ़ेंगे। तो शांत होकर किसी जगह बैठना, किताब ढूंढ सकना, ये एहसास होना हमारे मन में कि मैं कोई आवाज़ करूँगा तो उससे दूसरे को खलल होगा, ये सब पुस्तकालय के माहौल का हिस्सा है। उस कमरे की, कह सकते हैं आप, ये देन होती है किसी बच्चे के जीवन में कि वो ऐसे कमरे में अपने बचपन में काफ़ी समय रहा है, जहाँ उसको ऐसी आदतें पड़ गई हैं कि पढ़ते समय हर आदमी थोड़ा ध्यान केंद्रित करता है। तो अगर मुझे भी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं भी सीख जाऊँगा। फिर सवाल उठता है कि पुस्तकालय में किताबें ढूंढी कैसे जाएं। पुस्तकालय का मतलब ही है कि किताबें वहाँ सुलभ हों और पाठक स्वतंत्र रूप से अपनी पसंद की किताब तक पहुँच सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे कैटलॉग हों जिनको बच्चे खुद इस्तेमाल कर सकें, और दूसरी तरफ जाहिर है कि ये भी आवश्यक है कि अध्यापक भी इस पुस्तकालय से कुछ पाने की अपेक्षा रखें। तो उनके स्तर की चीज़ें भी होनी चाहिए बड़ों के लिए, और इस सबको ठीक से संभालने के लिए एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो पुस्तकालय के लिए ही समर्पित हो, और वो अकेला ना हो, कम से कम 1-2 लोग उसके साथ हों। वरना मान लीजिए आज 500-1000 किताबें खरीद भी ली आपने, तो उन किताबों को व्यवस्थित करना, उनका वर्गीकरण करना, उनकी कैटलॉगिंग करना, अगर ये एक आदमी के ऊपर पड़ गया तो फिर वो और कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि कम से कम 1-2 ऐसे व्यक्ति हों जो उसकी मदद कर सकें, कोई एक तो व्यक्ति हो ऐसा। तो हम जब आज एक पुस्तकालय, स्कूल के पुस्तकालय की कल्पना करते हैं, तो हम एक बहुत ही न्यूनतम एक तरह की बात कर रहे होते हैं, जबकि ज़रूरत है कि पुस्तकालय एक समृद्ध जगह हो। वहाँ पर आप कम से कम इतना तो हो वाली बात अगर नहीं करें, रघुवीर साहब की कविता की एक पंक्ति याद आती है, कम से कम वाली बात ना हमसे करिए। यानी कि हम पूरा लेंगे। हम अगर पुस्तकालय आप दे रहे हैं या बना रहे हैं, तो पुस्तकालय ऐसा बनाइए जो हर अर्थ में एक समृद्ध संस्था हो, क्योंकि स्कूल के भीतर वो शायद उसकी आत्मा वहीं रहती है। पुस्तकालय ही वो जगह है जहाँ स्कूल की आत्मा होगी, और थोड़ी बहुत जो बचती है वो प्रयोगशाला में भी होगी और जगहों पर होगी, लेकिन पुस्तकालय तो हर किसी की ज़रूरत है। तो पुस्तकालय में जैसे आपने कहा कि बच्चों की पहुंच किताबों तक हो, तो एक तो ये है कि बच्चों के आसपास किताबें हैं, वो उनमें से जो किताबें लेके पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, देखना चाहें देख सकते हैं।
लेकिन क्या कोई गाइडेड तरीके से उनके साथ किताबों को लेकर काम किया जा सकता है? कुछ किताबें ली, जैसे कि आज की तारीख में चलन है कि कोई एक व्यक्ति इंस्ट्रक्टर होगा जो कुछ किताबों को लेकर उनके साथ एक्टिविटी करेगा, तो क्या ये भी इस परिकल्पना के साथ कहीं फिट बैठेगा? देखिए, ये तो कक्षा के अध्यापक का काम है, जो भाषा का शिक्षक है। कक्षा 1 से लेकर हर कक्षा में जो व्यक्ति भाषा पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है या मराठी पढ़ा रहा है या अंग्रेज़ी पढ़ा रहा है, ये उससे अपेक्षा की जाती है कि वो पढ़ना सिखाए और पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को किताबों के संपर्क में लाए। पुस्तकालय तो वो जगह है जहाँ इस प्रकार के संपर्क में आ चुके बच्चे अपनी रुचि का विस्तार करने जाएंगे और वहाँ बैठकर, चूँकि वो पढ़ना सीख गए हैं, इसलिए और किताबें पढ़ के अपनी पढ़ने की क्षमता का विस्तार करेंगे, उसको मजबूती देंगे। तो ये पुस्तकालय के लिए जो प्रभारी है, ये उसका काम नहीं है, ये भाषा के अध्यापक का काम है। यानी कि भाषा का अध्यापक मान के अगर चल सके, ऐसे स्कूल की हम कल्पना करेंगे, अगर वो मान के चल सके कि हाँ, हमारे स्कूल में एक जीता जागता पुस्तकालय है, तो मैं अगर बच्चों को अच्छी तरह पढ़ना सिखाऊंगा और वो कक्षा 1 में ही पढ़ना सीख जाएंगे, तो उनके स्तर की कुछ और किताबें पुस्तकालय में होंगी, जहाँ जाके वो उनको ढूंढ के पढ़ सकेंगे और देख सकेंगे कि हाँ, हम अब इन किताबों को पढ़ सकते हैं। ये अनुभव हम लोगों को हुआ है। जब NCERT में मैं था तो हम लोगों ने एक इस तरह का पुल बनाने वाली एक सीरीज़ छापी, यानी कि शिक्षक और पुस्तकालय के बीच का पुल है ये। इस सीरीज़ का नाम था बरखा, जिसमें 40 किताबें प्रकाशित की गई थीं जिनको बच्चे खुद पढ़ सकते हैं। कक्षा 1 और 2 में ऐसी 40 किताबें। तो कई जगहों से हम लोगों को इस प्रकार की रिपोर्ट्स मिली कि वो लगभग जादू जैसा असर कुछ स्कूलों में हुआ कि एक तरफ उन्होंने अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ना सीखा और दूसरी तरफ बरखा उपलब्ध होने की वजह से वो इतनी सारी किताबें पढ़ने की और एक ललक के साथ आगे बढ़ सके कि शुरू के 1-2 सालों में ही उन्होंने 40 किताबें पढ़ डाली। बहुत से गाँवों में ये एक तरह की खबर थी कि हमारे बच्चे इतनी किताबें पढ़ रहे हैं। तो ये प्रश्न है कि पुस्तकालय एक प्रकार का विस्तारण का स्थान बने, जो कि कक्षा को विस्तार देता हो। पाठक विकसित करने के लिए आप स्कूल के पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये 2 तरह की चीज़ें आप साथ साथ लेके चल रहे हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय का मतलब है कि हमारे नगर में या गांव में कोई पुस्तकालय हो। अब ये स्थिति मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में कई ज़िलों में होती थी कि सार्वजनिक पुस्तकालय काफ़ी समृद्ध जगह थी। आज से कोई 50 वर्ष पहले आप याद कर सकते हैं। आज कहीं कहीं पुस्तकालय तो हैं, पर बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं, उनमें बैठने की जगह नहीं है या किताबें अब बहुत कम संख्या में आ रही हैं। केरल जैसे राज्य को लें जहाँ पर गाँव में भी पुस्तकालय है, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? फ़र्क यही पड़ता है कि माता पिता पहले से पुस्तकों से परिचित होते हैं, आपको करना नहीं पड़ता, उनको दीक्षित नहीं करना पड़ता कि हाँ, ये अच्छी चीज़ है। तो अगर सार्वजनिक पुस्तकालय है, वहाँ बाल साहित्य है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी है, मान लीजिए केवल बड़ों का साहित्य है, तो भी बड़ी चीज़ है कि माता पिता अगर बड़ी संख्या में उसके सदस्य हैं या बनाए जा सकते हैं, तो फिर एक बार जब माता पिता का प्रवेश हो गया पुस्तकों की संस्कृति में, तो काफ़ी बड़ा काम आप कह सकते हैं हो गया, पहले दूसरे कदम आगे बढ़ गए। ऐसी स्थिति में फिर स्कूल का पुस्तकालय बहुत सफल हो सकता है। पर अगर सार्वजनिक स्तर पे भी, पड़ोस के स्तर पे भी अगर ये स्थिति बन सकती है कि हम सार्वजनिक पुस्तकालय में बाल साहित्य रख सकें, तो फिर इतनी लंबी छुट्टियों में, अवकाश के दिन या शाम के समय हमारे सामने ये स्थिति संभव हो जाएगी कि बच्चे सार्वजनिक पुस्तकालय में जाकर किताबें देख सकें। और फिर ऐसी स्थिति में सारा जो एक वजन स्कूल के पुस्तकालय पे पड़ता है वो कुछ घटेगा। अगर किसी नगर में 1 दर्जन स्कूल हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने बच्चे वहाँ होंगे। तो सार्वजनिक पुस्तकालय फिर कई स्कूलों की सेवा कर सकता है, बहुत से बच्चों को के लिए एक उपलब्धि बन सकता है। तो ये स्थिति सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका को स्पष्ट करती है। जहाँ तक स्कूल के पुस्तकालय का सवाल है, अपने आप में वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्कूल में जितने विषय पढ़ाए जाते हैं
उन सभी विषयों में बच्चे की रुचि का विस्तार करना उस पुस्तकालय का पहला धर्म है, आप कह सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से स्कूल का पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय के मुकाबले बच्चों के लिए एक ज़्यादा निकट की संस्था बने, ऐसा अपेक्षित है इसमें। और अध्यापक में, प्रधान अध्यापक में या प्राचार्य में इस पुस्तकालय, स्कूल के पुस्तकालय को लेकर एक ऐसा रिश्ता हो कि हाँ ये मेरा पुस्तकालय है, मैं चलाऊँगा, तो फिर एक स्कूल के भीतर उसकी एक बड़ी गतिशील भूमिका बनती है। तो इसलिए सार्वजनिक पुस्तकालय और स्कूल के पुस्तकालय को थोड़ा अलग अलग रख के देखें तो मैं समझता हूँ कि भविष्य की योजनाएं बनाने में हमको थोड़ा आसानी होगी, खासकर अगर हम एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जिसमें हमारे पास जो पहले पूंजी थी, जो हमसे बिखर गई, हमारे हाथ से चली गई, अब हम दोबारा उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम दोबारा जब बनाना शुरू करें तो ध्यान दे सकें इस बात का कि हाँ ये दोनों संस्थाएं अलग अलग स्तरों पर महत्वपूर्ण हैं और इनके लिए समाज को, शासन को पर्याप्त निवेश करना होगा। हिंदी भाषी क्षेत्रों में स्कूल और पुस्तकालयों की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? जाहिर है कि एक तो इतिहास बोध हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग मानते हैं कि आज़ादी के बाद से ऐसी ही स्थिति चली आ रही है, जबकि ऐसा है नहीं। आज़ादी के बाद खासकर 50 के दशक के उत्तरार्ध में, 60 के दशक में हायर सेकेंडरी स्कूल के स्तर पर पुस्तकालयों की व्यवस्था हिंदी भाषी प्रांतों में काफ़ी पुख्ता स्थिति में बहुत से स्कूलों में पहुंच गई थी। सार्वजनिक पुस्तकालयों की बात मैं आपसे कर ही चुका हूं, खासकर ज़िला स्तर के पुस्तकालयों की। गांव में स्थिति ख़राब थी, इसमें शक नहीं है, लेकिन वहाँ भी जहाँ जहाँ उच्चतर माध्यमिक स्तर के स्कूल 60 के दशक तक आते आते खुलने लगे तो उनमें माना जाता था कि पुस्तकालय चलाने वाले की एक पोस्ट होगी और पुस्तकालय के लिए भी एक बड़े आकार का कमरा होगा। ये स्थिति 70 का दशक गुज़रते गुज़रते बिगड़ने लगी और 80 के दशक में आते आते निवेश इतना घटने लगा कि बच्चों की संख्या बढ़ने के बावजूद पुस्तकालय जैसी चीज़ या कि विज्ञान के लिए प्रयोगशाला जैसी चीज़ एक प्रकार की लग्जरी बन गई और बहुत से स्कूल इनके बिना चलने लगे। और आज तो स्थिति ये है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहाँ विज्ञान की प्रयोगशालाएं सरकारी स्कूलों की हम बात करें तो नहीं हैं, बल्कि बहुत से प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसी प्रयोगशालाएं नहीं हैं। और यही इससे ज़्यादा बदतर स्थिति पुस्तकालयों की है। प्रयोगशाला तो फिर भी चूँकि अब विज्ञान का इतना ज़्यादा बोलबाला है तो मान लिया जाता है कि कुछ न कुछ तो बुनियादी उपकरण होने ही चाहिए, लेकिन पुस्तकालय को लेकर इस प्रकार की भावना अब बिरलों में ही पाई जाती है। और जहाँ तक जो एक पूरी एक समानांतर व्यवस्था बन गई है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट बिरला ही है जो पुस्तकालय चलाता हो या जहाँ प्रयोगशाला भी हो, भले ही वो लोग विज्ञान का प्रशिक्षण देते हैं इत्यादि। तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में अगर खरे खरी बात की जाए तो स्थिति आज बहुत दयनीय है और पुस्तकालय का पूरा प्रश्न भारी कोताही और उपेक्षा का विषय है। बल्कि आज हम इस स्थिति में हैं कि हम ये कहने के भी हकदार नहीं हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। किस मुंह से हम ये कहें जब हमने उनको पढ़ने की दिशा में दीक्षित करने के लिए निवेश ही करना बंद कर दिया है। उनके सामने हम ऐसा कोई उदाहरण नहीं रख पा रहे हैं अध्यापक का या अध्यापक के सामने प्रशिक्षक का या प्रिंसिपल का, जिससे उसको लगे कि हाँ पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे दोष दे सकते हैं? शिक्षा विज्ञान का सिद्धांत ही है कि बच्चों को दोष देने से पहले आत्मनिरीक्षण कर लेना चाहिए कि क्या आपने पूरा प्रयास कर लिया था। तो हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं। तो इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो वास्तव में ये जो पूरा क्षेत्र है जिसकी आज हम आप चर्चा कर रहे हैं बैठ के, ये भारी एक बीहड़ है एक प्रकार का। कितने ही स्कूलों में मैं जाता हूँ जहाँ पुस्तकालय की बात करते ही लोगों को लगता है कि ये कहीं और किसी ग्रह से आए हैं। यहाँ तक कि अब विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में भी पुस्तकालय की बात करना अचानक लोगों को बहुत एक तरह से डिस्टर्ब कर देता है कि हम ऐसी चीज़ कैसे दिखाएं जो अब वर्षों से ताले में पड़ी हुई है। और स्कूलों में तो
जो भी पुराने पुस्तकालय या किताबें थीं उन पर ताला होना एक बड़ी आम चीज़ है। 80 के दशक में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में या इधर सर्व शिक्षा अभियान में बहुत से स्कूलों को बहुत सी किताबें दी गईं, पर उन किताबों के रख रखाव की व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि वो स्थायी रह सकें, और स्टाफ की भी बहुत कमी हुई। इसलिए किताबों के एक तरह से आप कह लीजिए बड़े उपेक्षित से संग्रहालय स्कूलों में दिखते हैं, जहाँ हाँ वो कहते हैं कि इस अलमारी में हमारी किताबें हुआ करती थीं, या फटी पुरानी कुछ किताबें पड़ी हैं, भले ही वो 2-3 साल के अंदर आई हैं। और इससे भी ऊपर तब दुख होता है जब अध्यापक कह देते हैं, हाँ बच्चे फाड़ देते हैं किताबों को, जैसे कोई ये बड़ी अनहोनी या एक अनोखी सी बात है, और हमसे ये अपेक्षा नहीं की जाती कि हम बच्चे को आराम से बैठ के किताब छूना पढ़ना सिखाएं, और अगर फट भी जाए तो फिर हम उसको जोड़ना भी सिखा दें। और अगर बिल्कुल ही कोई किताब बहुत से बच्चों के द्वारा पढ़ी जाने के बाद बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी है तो हम उसकी जगह एक नई किताब खरीद सकें, इन सब चीज़ों को मान लिया गया है कि ये संभव नहीं है, और इसलिए हम बच्चों को किताबों से दूर ही रखें तो अच्छा है। तो बहुत से स्कूलों में आपको स्थिति मिलती है कि अगर आप कोई स्कूल देखने आ रहे हैं तो ख़ास आपके लिए वो अलमारी खोली जाती है, बच्चों को नहीं दिखाई जाती, जिससे वो कहीं उनको नुकसान ना पहुंचा दें। तो बड़ी विसंगति की, और कुछ बात तो बड़ा आप कह सकते हैं कि हाँ दुख की या मजाक की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों के अलावा अन्य प्रदेश, उदाहरण के लिए केरल और पश्चिमी बंगाल में पढ़ने लिखने की संस्कृति को आप कैसे देखते हैं? हर प्रदेश कुछ अलग है। भारत के बारे में ये पहला हमारे मन में विचार होना चाहिए। जहाँ तक दक्षिण के राज्यों का सवाल है, वो निश्चित रूप से बहुत आगे और बहुत अलग तरह से चल रहे हैं। जैसे केरल में अब काफ़ी समय हो चुका जब सरकार की ओर से एक कायदे से चलने वाला इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर स्थापित किया गया था त्रिवेंद्रम में, और जहाँ बहुत बड़ा पुस्तकालय था, और जो अपनी तरफ से इस काम के लिए ज़िम्मेदार था कि वो प्रदेश भर के डायटों में, प्रदेश भर के स्कूलों में किताबों का प्रचार प्रसार कर सके, और वो एक काफ़ी पुख्ता संस्था है, आज भी है। केरल की बात इसलिए भी थोड़ा सा अटपटी लगती है करना, क्योंकि केरल में 1920 के दशक से गांव में पुस्तकालय का चलन हुआ, और एक तरह की सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत पुस्तकालयों का वहाँ पर इस्तेमाल हुआ। तो गांव के पुस्तकालय वहाँ आज भी नज़र आते हैं। जब साक्षरता कार्यक्रम ज़ोरों पे था 90 के दशक में, काफ़ी आगे बढ़ चुका था, उस समय उन पुस्तकालयों की और भी ज़्यादा स्थिति सुधर गई थी। जहाँ तक तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों का सवाल है, महाराष्ट्र के बहुत से हिस्सों का सवाल है, तो ऐसे राज्यों में भी पढ़ने की संस्कृति का वैसा एक अभाव नहीं दिखता जो कि इस समय हम उत्तर भारत में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश खासकर, बिहार, काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में, हरियाणा इत्यादि में। आपने बंगाल की चर्चा की। बंगाल में स्कूली पुस्तकालय, खासकर सरकारी स्कूल में, बहुत अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन बंगाल में पढ़ने की संस्कृति समाज में है। इतनी ज़्यादा है कि ये जो त्यौहार आते हैं, जैसे सारे देश में दशहरा आता है, उस समय बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां होती हैं। किताबें उस समय लाखों की तादाद में बिकती हैं। कलकत्ता शहर जाके आप अगर देखें तो आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि किताबों का भी त्योहार में स्थान है। और वैसे भी कलकत्ते में स्थिति यही है कि पूरी सड़क पुरानी किताबों के लिए, नई किताबों के लिए, जहाँ पटरी पर किताबें भरी पड़ी हैं, तो आपको वहाँ की मेट्रो में, बसों में लोग पढ़ते हुए, बस की इंतज़ार करते हुए पढ़ते हुए दिख जाएंगे। तो पारिवारिक संस्कृति में किताबों का प्रवेश बंगाल में बहुत पहले हो चुका था, और इस कारण से बच्चों तक किताबों का पहुंचना संभव हो सका था। और कई ऐसी पत्रिकाएं जो अब एक विरासत बन चुकी हैं, जैसे कि सत्यजीत राय के परिवार में चलने वाली संदेश पत्रिका अपने आप में एक बड़ी उत्कृष्ट मिसाल थी बाल साहित्य की। तो बंगाल की स्थिति थोड़ा सा इसलिए भिन्न आप कह सकते हैं।
हिंदी प्रदेशों की बात करें तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे पास एक स्थिति थी जिसको हम संभाल नहीं पाए। ये स्थिति बाल साहित्य में भी थी और बच्चों के लिए स्कूल के पुस्तकालयों में भी थी। ये ठीक है कि साक्षरता की दर कम थी, बच्चों की प्रवेश दर कम थी और हायर सेकेंडरी तक पहुंचने वाले बच्चों का कुल प्रतिशत भी कम था, लेकिन जो भी स्कूल थे हिंदी भाषी प्रदेशों में आज से अगर 70 साल पहले लें तो साहित्य से अपरिचय उन स्कूलों में नहीं था। 1930 के दशक से अगर आप शुरू करें, बल्कि और भी पहले से लें, तो बाल सखा, बालक, वानर जैसी पत्रिकाओं की पहुंच स्कूलों के जरिए भी और परिवारों के जरिए भी उभरते हुए मध्य वर्ग में काफ़ी दूर तक हो चुकी थी। बाल सखा इंडियन प्रेस इलाहाबाद ने 1917 में निकाली थी और 1940 के दशक की बाल सखा अगर आप देखें, श्रीनाथ सिंह के समय के जब वो उसके संपादक थे या सोहनलाल द्विवेदी के संपादन की बाल सखा देखें तो आपको उससे अंदाज़ लग जाता है कि ये एक पढ़ने की दृष्टि से बहुत सजग समाज की पत्रिका होगी ज़रूर। ऐसा ही आप जो पटना से बालक निकलती थी रामलोचन शरण सिंह के संपादन में, उसको भी आप देखें तो आपको एकदम ये एहसास होगा कि ये एक पढ़ने लिखने वाले समाज के में बच्चों की पत्रिका रही होगी। ये स्थिति बची नहीं रह सकी। पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, ये जो एक तरह से साहित्य के पढ़ने की संस्कृति के केंद्र बन चुके थे, बड़ों के साहित्य में भी, बच्चों के साहित्य में भी, आज़ादी के पहले इनकी केंद्रीयता बची नहीं रह सकी और 60 के दशक तक आते आते एक काफ़ी बड़ा, एक कह सकते हैं आप, परिवर्तन हो रहा था जो इस संस्कृति को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा था। और स्कूल शिक्षा का विस्तार इसके बाद हुआ बहुत बड़े पैमाने पर उसमें पुस्तकालय, पढ़ना, बाल साहित्य की उपलब्धता, इन चीज़ों का महत्व स्थापित होते होते बहुत देर हो गई और अभी भी ये स्थिति है कि ये महत्व स्थापित अब या पुनर्स्थापित नहीं हो सका है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपसे दक्षिण और उत्तर की बहुत संक्षेप में तुलना करने की कोशिश की। तमाम कमीशंस में ये पुस्तकालय की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, उसके बावजूद भी हमारे स्कूलों में पुस्तकालय, अच्छे पुस्तकालय स्थापित नहीं हो पाए। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं इस तरह देखता हूँ कि शिक्षा की नीति की अपनी प्राथमिकताएं, जो जैसा आपने कहा कई कमीशनों में व्यक्त हुई थीं, वो प्राथमिकताएं हिंदी प्रदेशों में सुरक्षित नहीं रह सकी। जैसे एक बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है लगातार मुदालियर कमीशन के बाद से और फिर कोठारी के बाद से तो रही ही है, वो ये कि परीक्षा का चरित्र बदले। परीक्षा जो डराने के लिए ली जाती है, परीक्षा जिसमें भारी संख्या में बच्चे फेल होते हैं, ऐसी परीक्षा शिक्षा के लिए ठीक नहीं है। खासकर एक लोकतांत्रिक देश के लिए एक ऐसी परीक्षा जो कि शिक्षा की प्रक्रिया से बच्चों को बाहर करने का माध्यम बन जाए, ये एक उचित नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी विसंगति है। ऐसा कोठारी आयोग को पढ़ने से स्पष्ट झलकता है। ये जो मुद्दा है परीक्षा में सुधार का, ये बहुत कठिन सिद्ध हुआ और हालांकि थोड़ा थोड़ा सुधार 60 के दशक में होना शुरू हुआ था, लेकिन वो 70 के दशक की आंच नहीं सह सका और परीक्षा का महत्व भी बना रहा और परीक्षा के जरिए बच्चों को डराना और इसलिए पढ़ाई पर, मेहनत पर जोर देना और इधर उधर की किताबें न पढ़ना, जिसमें साहित्य शामिल है, ये शिक्षक का और माता पिताओं का एक सामान्य व्यवहार बन गया। अगर कोई बच्चा उपन्यास पढ़ता हुआ घर में दिख रहा है तो सामान्य माता पिता चिंता करने लगता है कि ये इधर उधर की किताबें तो बहुत पढ़ता है, ये कब पढ़ेगा वो किताबें जिनसे इसको नंबर मिलेंगे। तो ये स्थिति 80 के दशक के बाद से और ज़्यादा सघन होती चली गई है। इसको आप शिक्षा में अलग से भी नहीं देख सकते, क्योंकि यही वो दौर है जिसमें बेरोज़गारी का डर, बेरोज़गारी बढ़ रही है, इसलिए अपने जीवन में मेरा क्या होगा वाला डर ये माता पिताओं में भी बढ़ा है, बच्चों में तो बढ़ा ही है। और इसलिए पूरा ये जो परीक्षा केंद्रित तंत्र था ये और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है।
और इसके साथ में जो दूसरी संस्था ये जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसकी जकड़ ने भी इस पूरे दौर में बच्चे को डरा दिया है। तो ऐसी स्थिति में पढ़ना, जो कि एक सहज आनंद का स्रोत है, जो हमारी रुचियों का विस्तार करता है, लेकिन जो फुर्सत की मांग करता है, जो मानसिक शांति की मांग करता है, वो आज बचपन में, किशोरावस्था में भी बड़ी दुर्लभ हो गई है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये स्थिति पूरे देश में है, लेकिन जाहिर है जो कमज़ोर होता है वही ज़्यादा घायल होता है, या बीमार पड़ने पर उसकी ही सबसे ज़्यादा मुसीबत आती है। तो ये हमारे जो उत्तर भारत के प्रदेश हैं, इनमें वित्तीय संकट लगातार चल रहा है 80 के दशक के बाद से, और इस वित्तीय संकट की मार शिक्षा प्रणाली में पुस्तकालय जैसी उप संस्थाओं ने ही सबसे ज़्यादा झेली है। तो इसलिए ये स्थिति जो आज उत्पन्न हो गई है, इसमें परीक्षा फिर से लौटी है बहुत बड़े एक बल के रूप में। अब इसमें थोड़ा सा विचलन तब हुआ जब शिक्षा के अधिकार का कानून पारित हुआ, और उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि 8वीं कक्षा तक या 8वीं कक्षा पूरी होने तक कोई वार्षिक परीक्षा किसी बोर्ड के द्वारा नहीं ली जा सकती, यानी कि वो निषिद्ध हो गई। अब ये एक बहुत बड़ी घटना थी, और कोई आश्चर्य नहीं है कि इस कानून के पास होने के 6-7 साल के भीतर ही इस वाले अनुच्छेद को लेकर त्राही त्राही मच गई कि अगर ऐसा होगा तो फिर बच्चे पढ़ना ही छोड़ देंगे, या अध्यापक क्या करें। बहुत से अध्यापकों ने, दिल्ली सरकार ने तो बाकायदे सबसे पहले शिकायत करना शुरू किया कि परीक्षा का डर हट जाने से अध्यापक और बच्चों का पूरा ध्यान ही कमज़ोर पड़ गया है। और देखा देखी बहुत से और राज्य कहने लगे कि नहीं, ये जो शिक्षा के अधिकार कानून में ये जो बात लिखी हुई है ये ठीक नहीं है और इसको बदला जाना चाहिए। तो देखिए कि 8 साल के भीतर, यानी 2009 में ये कानून पास हुआ, 10 में लागू हुआ, और 2019 में पहला इसमें ये परिवर्तन हो गया कि अब राज्यों को ये छूट दे दी गई है कि वो चाहें तो कक्षा 5 और उसके बाद वार्षिक परीक्षा 8वीं तक ले सकते हैं। हालांकि अभी भी इसका जो विकल्प सुझाया था इस कानून ने, गनीमत है उसको हटाया नहीं गया है, जो है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन CCE, यानी कि सतत मूल्यांकन की पद्धति जो परीक्षा का स्थान ले लेगी, उसको हटाया नहीं गया है। लेकिन साथ में ये परीक्षा का भूत फिर से लौटाने की एक तरह से खिड़की खोल दी गई है, और कई राज्यों ने तुरंत इस खिड़की का उपयोग भी कर लिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था के भीतर एक ऐसी परंपरा रही है जो कि पढ़ने की संस्कृति से मेल नहीं खाती, जिसका तार्किक अंतर्विरोध है बच्चों के लिए एक सहज ढंग से बचपन को जी सकने से, उसका अंतर्विरोध है। ऐसे कई मसलों पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता वाली समिति ने 1993 में इस तरह की चर्चा की थी, और बहुत से अच्छे सुझाव भी इसको लेकर दिए थे कि अगर आप सीखने की बात कर रहे हैं तो दरअसल आप समझने की बात कर रहे हैं, और समझने की बात मांग करती है कि फुर्सत से समझा जा सके। एक बड़े वैज्ञानिक या बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर को आप अगर कोई समस्या दें तो वो तुरंत इसका हल दे दे, ये संभव नहीं है। वो सोचता है, वो भी सोचता है, भले ही वो कितना बड़ा विशेषज्ञ है। ये जो सोचना, समझना, आराम से किसी चीज़ को देखकर उस पर अपनी राय रख सकना, ये बचपन से एक तरह से गायब सा हो गया है। हम बच्चों को आज ये सिखा रहे हैं कि एकदम तुरंत जवाब देना, ये एक स्मार्ट बच्चा होने की निशानी है। इसलिए तमाम तरह के क्विज़ प्रतियोगिताएं आप टीवी में देखते हैं, और पूरे वातावरण में ये छा गई हैं, हाजिर जवाबी हर विषय में, यानी कि विज्ञान और इतिहास जैसे विषयों में भी हाजिर जवाबी। कि आपको पता हो कि 1920 में गांधी जी ने क्यों असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, आप 1 सेकंड सोचे हुए भी बिना एकदम कह दें कि हाँ वो चौरी चौरा में कुछ हुआ था। इतनी फुर्सत नहीं कि हम पूछें कि भाई चौरी चौरा कहाँ था, वहाँ क्या हुआ था। चलो पता लगाएं, आज पता लगाने के साधन हैं, आप इंटरनेट पे तो कम से कम देख ही सकते हैं, अगर किताब नहीं भी है कि आपके पास। लेकिन समय को हमने बच्चों के जीवन में दुर्लभ बना दिया है। आपको पता ही होगा कि स्वर्गीय R.K. नारायण जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे, बहुत बड़े उपन्यासकार थे, उन्होंने लगभग
मतलब बहुत ही एक उदासी की मुद्रा में अपना भाषण राज्यसभा में जब दिया था तो बहुत से लोग रोने लगे थे जब उन्होंने कहा था कि हमने अपने बच्चों का बचपन एकदम उनसे छीन लिया है। वो अब बिल्कुल रात दिन एक तरह के पागलपन के शिकार हो गए हैं कि वो सुबह से रात तक स्कूल की तैयारी करने में लगे रहते हैं, परीक्षा की तैयारी करने में लगे रहते हैं। तो वो स्थिति आज से उन्होंने कोई 30 साल पहले चित्रित की थी और ये 30 साल उस स्थिति को और सघन बनाते रहे हैं। हालांकि इसका प्रतिरोध भी हुआ है, ये ध्यान रखिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक तरह का प्रतिरोध थी जिसमें प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये आवाज़ उठी थी कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे शिक्षा का पूरा लाभ उठाएं तो उनके जीवन में समय, उनके जीवन में किताबें, उनके जीवन में फुर्सत, ये सब चीज़ें होनी चाहिए और परीक्षा का स्वरूप हर हालत में बदलना चाहिए। पर जाहिर है कि शिक्षा प्रणाली की ये एक तरह की कुंठा है जो अभी खुल नहीं पाई है और भले ही शिक्षा के अधिकार कानून ने इसको खोलने का एक बहुत ज़बरदस्त प्रयास किया पर वो भी इस समय संघर्षरत है। और जाहिर है आने वाले दशक दिखाएंगे कि किस हद तक शिक्षा अपनी इस विसंगति को दूर कर पाती है जिससे बाकी जो चीज़ें जिन पर उसको फोकस करना चाहिए या बाकी जो चीज़ें जैसे पढ़ना है जिनका रास्ता उसको खोलना चाहिए, कम से कम उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए, वो आगे बढ़ सकें। ये शिक्षा में परिवर्तन की मांग करता है। शिक्षा में बाल साहित्य की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? एक लोकतांत्रिक समाज तभी चल सकता है जब उसमें हर व्यक्ति के पास सोचने समझने के साधन हो, सोचने समझने की आदत हो, सोचने समझने का समय हो। ये तमाम चीज़ें एक तरह से लोकतंत्र के उद्देश्य हैं। शिक्षा तो एक साधन है इनको पाने का और उस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ये प्रश्न उठता है कि फिर साहित्य की उसमें क्या भूमिका बनती, जो आपने सवाल उठाया। बहुत उचित सवाल है ये, क्योंकि हमें लगता है कि साहित्य शब्द में ही ये इसका उत्तर निहित है। मतलब साहित्य क्या है? ये सहित शब्द से बना हुआ शब्द है जो हमें जोड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आप उसके सहित ये काम करिए, तो इसका आशय ही है, सहित से मतलब ही होता है कि हम किसी चीज़ को साथ ले सकें। तो साहित्य का काम ही है कि हमें वो दूसरों से जोड़ता है। हम एक कहानी पढ़ते हैं जिसमें किसी आदमी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ, तो इससे जीवन को लेकर मेरे अनुभव का विस्तार होता है। मुझे खुद जुआ खेलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने महाभारत संक्षेप में ही हो तो भी पढ़ लिया है। मुझे पता लग गया है कि महाभारत की शुरुआत कैसे हुई थी। तो मेरे अनुभव का विस्तार उस सभा से हो जाता है जब उस सभा के बारे में पढ़ता हूँ जहाँ पांडव विवश थे कौरवों के सामने। प्राचीन समय की बात है ये। आज के समय में जब दुनिया बहुत विस्तृत है, दुनिया का इतना ज़्यादा एक जटिल तरह का समाज बन चुका है जिसमें हमें नहीं पता कि हमारे पड़ोस में रहने वाला कैसा जीवन जीता है, तो ऐसे समय में तो साहित्य की भूमिका और भी गंभीर हो जाती है कि हम किसी किताब को पढ़ के जान पाते हैं कि वो व्यक्ति जो मुझसे बिल्कुल भिन्न जीवन जीता है उसको कैसा लगता है, सुबह कैसा लगता है, शाम को कैसा लगता है। ये अगर मैं किताब ना पढूं या उसकी कहानी ना पढूं तो मुझे अपने अनुभवों से नहीं पता लग सकता, क्योंकि मेरा जीवन अपने ही अनुभवों में घिरा हुआ है। एक व्यक्ति जो सुबह से शाम तक अपनी पसंद का काम करता है या जिसमें उसकी नौकरी है वो करता है, तो उसको कैसे मालूम चलेगा कि किसी और के साथ क्या बीत रही है। मैं जब नौकर की कमीज़ पढ़ता हूँ तो मुझे पता लगता है कि एक ऑफिस में निचले स्तर पर काम करने वाला क्लर्क अपना पारिवारिक जीवन कैसे जीता है, और ये पता लगता है एक सूचना के तौर पे नहीं, एक विस्तार से पता लगता है। जब आप नौकर की कमीज़ जैसा उपन्यास पढ़ते हैं तो दैनिक जीवन का अंदाज लगता है कि ऑफिसों में क्या होता है, घर पे क्या होता है। बाल साहित्य की स्थिति ठीक यही है कि हम उसके जरिए अपने अनुभव का ऐसी ऐसी दिशाओं में विस्तार कर लेते हैं जिन दिशाओं में हमारे अपने कदम कभी नहीं पड़े। आप या तो आप पंचतंत्र की कोई कहानी ले लें
या आप शंकर की महागिरी ले लें, दोनों से ही आप इस बात के उदाहरण ढूंढ सकते हैं कि जैसे अब 4 दोस्तों की कहानी है, हिरण, कौवा, कछुआ और चूहे की। उस कहानी में हिरण फंस गया है और ये बाकी 3 दोस्त इतने ज़्यादा दुखी हैं कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि थोड़ी देर में शिकारी आएगा, उसको ले जाएगा। तो ये जो एक अनुभव है, अगर आप इसको 8-9 साल की उम्र में आपको ये कहानी पढ़ने को मिलती है, तो इसके जरिए आप समझ पाते हैं कि जब हमारा कोई दोस्त मुसीबत में होता है तो हमें कैसा लगता है, या अगर मैं मुसीबत में फंस जाऊं तो कोई ऐसा दोस्त है क्या जो इस तरह से मेरे लिए चिंता करेगा। इसी तरह से जब आप शंकर की महागिरी जैसी किताब पढ़ते हैं तो एक एहसास होता है कि हाँ, चिंता करना, किसी दूसरे अपने से कमज़ोर की चिंता करना, ये कोई मनुष्य का ही स्वभाव नहीं है। उस हाथी ने भी इतनी मार खाई, इतनी हिंसा सही महावत की, इसलिए क्योंकि वो एक छोटी बिल्ली को बचाना चाहता था। तो हम प्रकृति के बारे में या इन भावनाओं के बारे में ज़्यादा एक तरह से झंकृत महसूस करते हैं जब हम छुटपन में ऐसी कोई रचना पढ़ते हैं। तो साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि साहित्य में मनुष्य की सारी भावनाएं, उसकी सारी चिंताएं, उसके सारे अरमान, उसके सारे सुख किसी या सारे दुख किसी न किसी रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। और बाल साहित्य में भी हम इसी तरह की विविधता विश्व बाल साहित्य में देख सकते हैं। इसलिए बाल साहित्य का बच्चों के जीवन में प्रवेश एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि शिक्षा के और ख़ासकर लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में बहुत मददगार होती हैं। और बाल साहित्य के जरिए जीवन भर साहित्य पढ़ते रहने का रास्ता तो खुलता ही है। अगर बचपन में आपकी रुचि किताबों में हो गई तो आप फिर किशोरावस्था तक आते आते किताबें ढूंढने लगेंगे। तो ये जो पूरा प्रश्न है, ये इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि क्या हमारे पास बचपन की हर अवस्था के लिए पर्याप्त किताबें हैं कि नहीं हैं। क्योंकि बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप बचपन में पढ़ना लिखना आज हर बच्चे का अधिकार मान के उसको पढ़ना सिखा रहे हैं, लेकिन अगर वो 10-15 साल का होते होते ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां वो पढ़ना चाहता है पर किताबें नहीं हैं, तो वो आदत ख़त्म हो जाएगी। और फिर जब वो वयस्क होगा तो आप उससे फिर ये बहुत ज़्यादा आशा नहीं कर सकते कि वो किताबों के लिए भटकेगा या ढूंढ के पढ़ेगा। तो ये बड़ा प्रश्न है कि बाल साहित्य शब्द में हम किशोर साहित्य को भी शामिल करें, युवाओं के लिए साहित्य को भी शामिल करें, और इसमें हम केवल कल्पनाशील साहित्य को ही शामिल ना करें, बल्कि हम विज्ञान से जुड़ा हुआ, भूगोल, इतिहास, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ अच्छा साहित्य भी शामिल करें। यानी ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, जो परिभाषा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी थी 20वीं शताब्दी के शुरू में, वो काफ़ी विस्तृत परिभाषा है और उसको साथ में लेकर ही चलना चाहिए कि किसी विषय पर आराम से लिखी गई, कल्पनाशील ढंग से लिखी गई कोई भी किताब साहित्य हो सकती है। और उसकी ये तमाम विधाएं हैं जिनमें धीरे धीरे हम दीक्षित होते हैं अगर हम बचपन से किताबें पढ़ना शुरू कर दें। किताबों की संस्कृति हमारे आसपास, हमारे समाज में दिखाई नहीं देती है, तो इसको विकसित करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? कोई एक इसका उत्तर नहीं है। देखिए, ये एक ऐसी बात है जिसके आप कहेंगे कि कई आयाम हैं। एक तरफ वो परिवर्तन हैं जो कि शिक्षा व्यवस्था के भीतर होने चाहिए, जिनकी चर्चा हम काफ़ी समय से कर रहे हैं आपके साथ, कि शिक्षा के भीतर परीक्षा का डर घटे और स्कूलों में पुस्तकालय हों, फुर्सत इतनी हो बच्चों के जीवन में कि बच्चे बग़ैर किसी की टोका टाकी के डर के किताब खुद लेके उसमें मशगूल हो जाएं, घर ले जाएं, पढ़ सकें, ये तमाम स्थितियां हों। ये तो एक आयाम है कि स्कूली शिक्षा का सुधार हो। दूसरी तरफ किताबों की उपलब्धता, इसका दूसरा आयाम है। किताबें बहुत बड़ी संख्या में छपती हैं, हिंदी में भी छपती हैं, पर मिलती नहीं हैं आसानी से। अभी हम जिस शहर में बैठ के बात कर रहे हैं उसमें अगर आप अचानक कहें कि मुझे वो निर्मल वर्मा का वे दिन चाहिए, तो जाहिर है आप
अमेज़ॉन या किसी ऐसी संस्था को फ़ोन करेंगे या उसको मैसेज भेजेंगे, वो फिर किताब कहीं से लद के यहाँ पहुँचेगी 2-3 दिन में। तो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के अधिकांश ज़िला स्तरीय नगरों में भी किताब खरीदना संभव नहीं है आज। मतलब भोपाल, जयपुर, बनारस, लखनऊ, ऐसे पटना जैसे कुछ शहर छोड़ दें तो बाकी शहरों में किताबों की उपलब्धता बहुत सीमित है। और ये स्थिति अगर नगरों की है तो आप सोच सकते हैं कि गाँव की क्या होगी। ये सही है कि संचार क्रांति का एक असर ये पड़ा है कि हम कोई भी किताब कहीं भी पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो उपलब्धता का बड़ा प्रश्न है। पुस्तकालयों का एक जरिया है जिनसे किताबें उपलब्ध होती हैं, और किताबों की उपलब्धता में फिर पुस्तकालयों में किताबों का आना काफ़ी बड़े निवेश की मांग करता है, तो वो भी एक प्रश्न है। और बाकी ये जितने चीज़ें हैं कि समय समय पर हम ऐसी स्थितियों से गुजरे, पुस्तकों की प्रदर्शनियाँ, पुस्तकों के मेले या पुस्तकों की चर्चा के अवसर हमको मिलें, तो उससे समाज में एक पूरा माहौल बनता है कि हाँ, किताबों का भी महत्व है। अब ये इतना बड़ा एक यंत्र है टीवी, जो कि घर घर में पहुंच चुका है। अब आप सुबह से शाम तक एक दिन 24 घंटे हमारे कहने से टीवी देखिए, उसके बाद आप भले सो जाइएगा। पूरे 24 घंटों में बताइएगा कि कितनी देर किसी किताब की चर्चा हुई। किसी चैनल को ले लीजिए, तो मेरा ख्याल है कि अधिकांश चैनलों पर शायद आप 1 मिनट भी किसी किताब का उल्लेख नहीं पाएंगे। तो जाहिर है कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसने किताब से बिल्कुल एक सौतेला रिश्ता बना लिया है। अखबारों को देखें, बहुत से अखबारों ने अब पुस्तक चर्चा का कॉलम ही बंद कर दिया है। तो पूरे जो मीडिया है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें भी किताबों के लिए जगह होनी चाहिए। तो आपने जो पूछा कि क्या क्या करें, तो बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए जिनसे किताबों की बहाली हमारे जीवन में होगी, और जो किताबों को लेकर जो एक वीराना छा गया है वो घटेगा। किताबों के मूल्य का भी सवाल इसीलिए खड़ा हो गया है कि अब किताबें इतनी कम बिकती हैं कि इसलिए उनके मूल्य बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जो किताब मान लीजिए 400-600 कॉपी ही छपनी है, तो प्रकाशक उसका बहुत कम मूल्य नहीं रख सकता। मूल्य तभी कम होता है जब कोई किताब 2-4 हज़ार से ज़्यादा संख्या में छप सके, और या फिर सरकारी प्रकाशन हैं जो उसको सस्ता बना पाते हैं क्योंकि उनके पास सब्सिडी होती है। पर अगर हमारे समाज में जहाँ 50-60 करोड़ लोग रहते हैं हिंदी भाषी समाज में, उसमें अगर किताबें कल्पना कीजिए कि 2-3 लाख की बिक्री सामान्य हो जाए, तो जाहिर है किताबों का मूल्य एकदम घट जाएगा और वो हमारी पहुंच में आ जाएंगी। आज तो स्थिति यह है कि आप बहुत सी चीज़ें किताब से कम मूल्य पर खरीद सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, लेकिन किताब खरीदते हुए आपको लगता है कि ये बहुत महंगी है। हालांकि वो एक मानसिकता भी है कि हम किताब में 300 रुपये खर्चते हुए बहुत परेशान महसूस करते हैं, और 300 रुपये किसी जगह पर खाने के लिए या कुछ पहनने के लिए खर्चते हुए हमें कुछ महसूस नहीं होता। तो वो सारी मिली जुली स्थितियां हैं, पर ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे किताबों की संस्कृति के पुनर्निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो सकता है। शिक्षक अपने स्कूल में पढ़ने लिखने की संस्कृति को विकसित करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले तो शिक्षक को स्वयं ही एक पाठक बनना होगा और सोचना होगा कि मैं अब शिक्षक बन गया हूँ, तो मुझे अपने आप में कुछ परिवर्तन करना होगा कि मैं भी पढ़ता हुआ दिखूँ, मैं नई किताबों के संपर्क में रहूँ, बाल साहित्य की परख भी मुझ में कुछ हो कि मैं अगर कोई ग्रांट है मेरे पास तो मैं ऐसी किताबें खरीदूं जो कि किसी कसौटी पर बेहतर हैं दूसरों से। इस समय सरकारी स्कूलों में तो ये स्थिति है कि सरकार की समितियां किताब खरीद लेती हैं, चुनती हैं और फिर भिजवा देती हैं। कल्पना हमें ऐसे समय की करनी चाहिए जब शिक्षक की, प्रधानाध्यापक की भूमिका ये होगी कि वो खुद पैसा लेके बाज़ार में जा सके और किताबें ढूंढ सके अपने लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहला कदम शिक्षक स्वयं किताबों के संपर्क में आए, संपर्क में रहना सीखे, आदत डाले कि वो लगातार पढ़े और ऐसी पत्रिकाओं को लगातार पढ़ सके जिनमें किताबों की जानकारियाँ रहती हैं। इसके बाद ये सवाल शुरू होता है कि वो शिक्षण में ऐसा क्या करे। तो अगर वो भाषा का शिक्षक है तो उसकी जिम्मेदारी फिर बहुत ही बड़ी है कि वो एकदम पहली कक्षा से ही बाल साहित्य का प्रयोग कक्षा में कर सके। यानी जो पाठ्यपुस्तक लगाई है सरकार ने
वो तो एक बिल्कुल बुनियादी एक तरह का एक न्यूनतम साधन है, पर अगर उसके ज़रिए 2-3 कविताएं बच्चों ने याद कर ली हैं तो ऐसी अनेक और किताबें हैं जिनमें बच्चों के लायक कविताओं के अच्छे संग्रह हैं। उन तक बच्चों की पहुंच कक्षा 1 का शिक्षक बनाए, जिससे कविता का संसार बच्चों के लिए फैले। अगर 1-2 कहानियाँ पाठ्यपुस्तक में हैं तो कहानियों की किताबें बच्चों तक पहुंच सकें, ये जिम्मेदारी शिक्षक की है, कम से कम कक्षा 1 में। और अगर वो कक्षा 1 के अंत तक आते आते ऐसी स्थिति ले आए कि बच्चे न केवल हर बच्चा पढ़ना सीख जाए, जो अपने आप में आज बहुत बड़ी उपलब्धि लगता है, कि वो खुद फिर किताबें ढूंढ सकें, या अगर स्कूल इस बीच में पुस्तकालय उपलब्ध करा सका है तो पुस्तकालय में जाकर बैठ के किताबों को ढूंढ के पढ़ना शुरू कर दें। ये भाषा के अध्यापक की जिम्मेदारियों में शामिल है, और अगर ये पूरी जिम्मेदारियां निभाई जाएं तो कोई कारण नहीं है कि 3री-4थी तक आते आते बच्चे पाठक बन जाएं, और पाठ्य पुस्तक और बाल साहित्य की किताबों के बीच में वो कोई बहुत बड़ा फ़र्क देखना बंद कर दें, और बाल साहित्य को भी उतनी रुचि से पढ़ें जितनी कि वो पाठ्यपुस्तक से जितनी की अपेक्षा उनसे पाठ्यपुस्तक को लेकर की जाती है। शिक्षकों की प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग में पढ़ने लिखने की संस्कृति को विकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कि अब जो नए पाठ्यक्रम आए हैं शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, बीएड के लिए, डीएड के लिए, बीएलएड के लिए, उन सभी में ये व्यवस्था है कि पढ़ने को लेकर, पढ़ना क्या है उस प्रक्रिया का विश्लेषण करना, उसको लेकर एक समझ विकसित करना, ये सब इस प्री सर्विस प्रशिक्षण में शामिल हो। ये कम से कम पाठ्यक्रम का हिस्सा बन सका है। अब ये एक अलग बात है कि बीएड की कक्षाएं जिन परिस्थितियों में लग रही हैं वो इतनी ख़राब हैं देश के बहुत से बीएड कॉलेजों में कि वहाँ आप ऐसी बातें भी बड़ी बेगानी पाते हैं। लेकिन वो एक अलग मसला है। इन सर्विस ट्रेनिंग का भी आपने जिक्र किया, तो उसका भी यही मसला है कि हम इन सर्विस में उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ें जो प्री सर्विस में महत्वपूर्ण मानी गई थीं वो एक तरह से ताज़ा की जा सकें। कुछ वर्ष बाद जब शिक्षक जाते हैं ऐसे काम के लिए तो वो ताज़ा हो जाएं उनके लिए, यही उम्मीद की जाती है। तो ये पूरा मसला ही इस तरह का है कि साहित्य की चर्चा, पढ़ने की प्रक्रिया की चर्चा, और ये जो पूरी नई टेक्नोलॉजी है इसके संदर्भ में पढ़ने के सतत महत्व की चर्चा, ये सारी प्रशिक्षण के दौरान की जाएं, और पढ़ना सिखाने की जो पुरानी पद्धतियां चली आ रही हैं, खासकर वर्णमाला और वर्तनी और उच्चारण और इन चीज़ों से एकदम कुंठित रूप से ग्रस्त जो परिपाटियां चली जा रही हैं, वो समाप्त हों, उनकी जगह समझकर पढ़ने की संस्कृति का विकास हो। शिक्षण पद्धतियां जो कि समझने पर बल देती हैं, न कि इन बहुत ही दकियानुसी ढंग से ध्वनियों का उच्चारण करने पर। तो ये अपने आप में एक पूरा मसला है जिसकी ओर हम लोग इस बातचीत में बहुत समय नहीं लगा सके हैं, पर इन पर बहुत सा साहित्य आज उपलब्ध है कि वर्तनी, वर्णमाला, उच्चारण, इन तमाम चीज़ों पर बल देने वाली परंपराएं क्यों पढ़ना सिखाने और पढ़ने की आदत का विकास करने के रास्ते में बाधा पेश करती हैं और बहुत देर कर देती हैं पढ़ने में दक्षता विकसित होने तक। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एकदम शुरू से अर्थ पर बल देने वाली पद्धतियाँ, जिनमें समझने की इच्छा उत्पन्न हो, अनुमान करने की संभावना उत्पन्न हो, या अनुमान करने की क्षमता बच्चों में विकसित हो सके, ऐसी पद्धतियों से पढ़ना सिखाना, ये हमारी डाइटों का, शिक्षक प्रशिक्षण की संस्थाओं का काम है। और एक तरह से कह सकते हैं आप, मज़े की बात यह है कि ये अब उनके पाठ्यक्रम में शामिल है। वो किस हद तक इसको कर पा रहे हैं ये एक अलग प्रश्न है, और किस हद तक वो ऐसी सामग्री का इस्तेमाल कर पा रहे हैं जो उनको इसमें मदद देगी। तो ये तो हर डाइट के स्तर पर या हर शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के स्तर पर सोचा जाना होगा कि हम पाठ्यक्रम की इन नई अपेक्षाओं को किस हद तक पूरा कर पा रहे हैं।
इसके लिए कोई सामान्य बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि जाहिर है कई संस्थाएं होंगी जहां ये पूरी की जा रही हैं, पर बहुत सी ऐसी भी नज़र आती हैं जहां पर अभी भी ये बड़ी दूर की कौड़ी मानी जाने वाली बातें हैं। सर, आज के समय में डिजिटल तकनीक की बहुत बात होती है और ये कहा जाता है कि बहुत सारी समस्याओं को इसके ज़रिए सुलझाया जा सकता है, लेकिन डिजिटल तकनीक का और पढ़ने लिखने की संस्कृति के संबंध को आप कैसे देखते हैं? भारत में कुछ ऐसी एक परंपरा सी बन गई है कि जब कोई नई मशीन आती है हम सोचते हैं ये मशीन हमारी सारी समस्याओं का हल कर देगी। जब रेडियो आया तो शिक्षा विज्ञान के लोग एकदम दौड़ पड़े कि हाँ, अब वो चीज़ आ गई है जिससे हमारी शिक्षा पद्धति एकदम आधुनिक हो जाएगी। और आप अभी भी पाएंगे बहुत से स्कूलों में पुराने रेडियो पड़े मिलेंगे आपको, जो उस समय भी ठीक से इस्तेमाल नहीं हो सके और आज तक ठीक से उनका निपटारा भी नहीं हो सका, निस्तार नहीं हो सका। इसके बाद आया टेलीविज़न और उस समय भी बिल्कुल यही बहुत से लोगों को लगा कि अब हमारी सारी समस्याएं दूर होने जा रही हैं और ये इतना सारा पढ़ना लिखना पढ़ाई ये सब आसान हो जाएगा क्योंकि हम हर चीज़ दिखा सकेंगे। विज्ञान के प्रयोग नहीं करवा पा रहे हैं तो दिखा के काम चल जाएगा। और उसी में 20-25 साल निकल गए टीवी बांटने में इत्यादि। स्वर्गीय विजया मुले इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी विशेषज्ञ थी जिनके साथ मैंने भी कुछ समय काम किया और वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो राष्ट्रीय फोकस समूह था उसकी अध्यक्ष थी। एनसीईआरटी के साथ उन्होंने 2005 की रूपरेखा में काम किया था। तो उनके प्रसिद्ध ये शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं कि हमने स्कूलों को टेक्नोलॉजी के कब्रिस्तान बना दिया है। आप हर युग की टेक्नोलॉजी किसी स्कूल के स्टोर रूम में ढूंढ सकते हैं कि ये 50 के दशक में आई होगी, ये 60 के दशक में आई होगी, ये फिर अब आई होगी। वही स्थिति आज हमारी इस डिजिटल टेक्नोलॉजी की है। हर 2-3 साल में नई चीज़ें आ रही हैं। पिछली चीज़ों का क्या होता है, करोड़ों रुपए खर्च के वो पहुंचती हैं, जब तक वो पहुंचती हैं उनका इस्तेमाल शुरू होता है तब तक कुछ नया आ जाता है। तो ये प्रश्न देखिए ज़्यादा बड़ा है, एक समाज दर्शन से जुड़ा हुआ है कि हम ये समझें कि जो मनुष्य की बुनियादी चिंताएं हैं या हमारे समाज में शिक्षा के उद्देश्य हैं, ये अंततः हमारी सूझबूझ से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। मशीनें योगदान कर सकती हैं पर मशीन खुद उसको हल कर दे ये तो संभव नहीं है। ये हर टेक्नोलॉजी को लेकर हमें लगता रहा है और हमें इस भावना से उबरना चाहिए। आज जो टेक्नोलॉजी सामने आई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, वो लगता है कि वो तो महाबली है, वो रेडियो टीवी सबसे ऊपर है, उसमें सब कुछ है, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, हम बटन दबाते जाएं अपने आप चीज़ें होती जाएंगी। और इसको लेकर एक तरह का पूरा एक जादुई अंधविश्वास बड़े पैमाने पर समाज में फैल गया है और स्कूलों में तो फैल ही गया है, बल्कि फैलाया गया है और अध्यापक को भी उसके एक तरह से वश में, उसका वशीकरण एक तरह से हो गया है, आप कह सकते हैं। तो ये समस्या का हल नहीं, तो समस्या को और भी ज़्यादा मजबूत बना रही है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी की हम आज इस समय बात कर रहे हैं ये मनुष्य के इतिहास में अभी बहुत नई है। ये किस तरह प्रभावित करेगी हमारे संबंधों को, हमारी मानसिक चेतना को, बच्चों के जीवन में इसका क्या स्थान बनेगा, काफ़ी समय लगेगा इन चीज़ों को समझने में। अभी ये शोध के स्तर पे भी ठीक से नहीं समझी गई चीज़ें हैं। अभी हाल में एक बहुत बड़ी एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उनकी पुस्तक आई है, मरियन वुल्फ उनका नाम है, इस विषय पर, और उन्होंने पिछले 16 साल इस अध्ययन में बिता दिए हैं कि जो कागज़ पे छपी हुई किताब है उसको पढ़ना और जो स्क्रीन पर हम किताब देख रहे हैं उसको पढ़ना, क्या इन दोनों पढ़ने में अंतर है। और उन्होंने पाया है कि बड़ा भारी अंतर है। और जिस तरह से वो कागज़ पर छपी हुई किताब की सामग्री या उससे प्राप्त अर्थ अनेक अनुभवों और अन्य किताबों से जुड़ता है, उसके बराबर के सबूत उनको इस दूसरी डिजिटल रीडिंग में नहीं मिले। ऐसे ही OECD जो कि सारी दुनिया में काम करने वाली संस्था है यूरोप की, उन्होंने भी इस पर एक समिति नियुक्त की थी और उसकी रिपोर्ट भी यही कहती है कि आप डिजिटल रीडिंग और बाकी रीडिंग को समकक्ष नहीं मान सकते। और इस कारण हम देखते हैं कि जो पश्चिम के हमसे ज़्यादा
शिक्षा में निवेश करने वाले देश हैं, वो डिजिटल रीडिंग या डिजिटल सामग्री के आने के बाद पुस्तकालय की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुस्तकालयों को उतना ही पहले से भी ज़्यादा बल दिया जा रहा है उनके स्कूलों, उनके विश्वविद्यालयों में, जितना कि पहले दिया जाता था उससे भी ज़्यादा बल दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि बच्चों की रुचि असली पढ़ने में कम हो जाए, क्योंकि बाकी जो यंत्र हैं ये बड़े आकर्षक हैं, उनको अपने आप लुभाते हैं, उसमें रुचि की ज़रूरत नहीं होती है, बचपन से ही अपने आप उनमें रुचि पैदा हो जाती है। तो उस तरह की प्रवंचना से वो एक तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों के संपर्क में बहुत समय से हैं और इतना ज़्यादा वो एकदम इसके जादू में नहीं आते हैं जितना हम आ जाते हैं, क्योंकि हमें आदत है कि हमारा भाई अगर गुजारा कोई यंत्र कर दे तो हम क्यों फिर अध्यापकों पर इतना खर्चा करें, हम क्यों पुस्तकालयों पर इतना खर्चा करें। तो हमें इस प्रलोभन से बचना होगा कि हम अच्छी लाइब्रेरियां अपने स्कूलों कॉलेजों में बनाएं। इसका कोई विकल्प नहीं है। हम ये सोचें कि ई किताबें हमको असली किताबें छापने, वितरित करने, उनको पढ़ने की स्थितियां बनाने से एक तरह से बचा लेगी, तो इससे बड़ी गलत बात या मूर्खता कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी अंततः मनुष्य की कल्पनाशीलता पर निर्भर होती है, उसका उपयोग उसी पर निर्भर होता है। अगर आप किसी टेक्नोलॉजी में कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा ही निकलेगा, ये तो है नहीं कि टेक्नोलॉजी उसको सुधार देगी। तो हम किस तरह के सवाल पूछते हैं, हमारे बच्चे किस तरह के सवालों पर विचार करते हैं कक्षा में, ये तो अध्यापक की सूझबूझ और उसके प्रयत्न पर ही निर्भर होगा, और ये निर्भर होगा उन किताबों पर जिनको पढ़ के अध्यापक उस विषय को समझाए, कि वो किस तरह के सवाल कक्षा में उठा पाता है, बच्चे किस तरह की किताबें पढ़ के क्या क्या नया सोच पाते हैं जो कि अध्यापक के सामने वो एक चुनौती के रूप में पेश करते हैं। तो इस सब में अगर हो सकता है कुछ सवाल ऐसे भी हों जो बच्चे ढूंढ लें इंटरनेट पर, एक आयु के बाद ये बहुत संभव है कि 12-13 साल के बच्चे अपने सवालों के क्षेत्र में वृद्धि कर सकें, लेकिन ये निर्भर तभी है जब बचपन से उनको एक ज़्यादा परिपक्व वातावरण मिले, जो कि एक पुस्तकालय के बिना संभव नहीं है।